शिक्षा दर्शन में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ रूपिम के प्रकार को कि रूपिम कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं रूपिम के प्रकार। रूपिम के मुख्यतः दो भेद होते हैं। रूपिम जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है मुक्त रूपिम और दूसरा है बद्ध रूपिम। तो दोस्तों, पहला है मुक्त रूपिम। मुक्त शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्वतंत्र, अर्थात वे रूपिम जो भाषा में शब्दों की भांति स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो सकते हैं, उन्हें मुक्त रूपिम कहते हैं। दोस्तों, मुक्त रूपिम जो है उसका शाब्दिक अर्थ है स्वतंत्र, यानी रूपिम जो भाषा में शब्दों की भांति स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो सकते हैं, उसे रूपिम कहते हैं। वस्तुतः भाषा में जो मूल शब्द होते हैं वे ही प्रयोग के आधार पर मुक्त रूपिम कहे जाते हैं। वस्तुतः जो है भाषा में मूल शब्द होते हैं, वही प्रयोग के आधार पर ही मुक्त रूपिम कहे जाते हैं। जैसे घर, मेज, कुर्सी, मकान, आम, लड़का, कलम आदि, ये सभी मुक्त रूपिम के उदाहरण हैं। दूसरा बद्ध रूपिम। बद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ है बांधा हुआ। जो रूपिम स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर किसी अन्य रूपिम के साथ जुड़कर या बंधकर ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें बद्ध रूपिम कहते हैं। दोस्तों, बद्ध रूपिम का जो शाब्दिक अर्थ है वह बांधना होता है। जो रूपिम स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त ना होकर के, प्रयोग ना होकर के वह किसी अन्य रूप में आकर के जुड़ जाता है या बंध जाता है, उन्हें बद्ध रूपिम कहते हैं। जैसे सवार जोड़ ई, सवारी। इसमें सवार मुक्त रूपिम के साथ ई बद्ध रूपिम जुड़ा है, जिससे नए शब्द सवारी का निर्माण हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि जैसे सवार जोड़ ई तो होता है सवारी। इसमें सवार मुक्त रूपिम है और ई बद्ध रूपिम है, और ये दोनों ये मिलकर के सवारी बना है, सवारी का निर्माण हुआ है। और बद्ध रूपों में व्याकरणिक अर्थ होता है। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले भी उपसर्ग, पूर्व प्रत्यय और पर प्रत्यय बद्ध रूपिम के अंतर्गत आते हैं। ये जो है किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले पूर्व प्रत्यय या पर प्रत्यय बद्ध रूपिम के अंतर्गत आते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में मुक्त तथा बद्ध दोनों ही प्रकार के रूपिमों का विशेष योगदान होता है। शब्द निर्माण के लिए जो है मुक्त रूपिम और बद्ध रूपिम, ये दोनों प्रकार के रूपिमों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुक्त रूपिम और बद्ध रूपिम के आपसी संबंध से किसी प्रकार नए शब्दों का निर्माण होता है। मुक्त रूपिम और बद्ध रूपिम आपस में मिलकर के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उसे निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। तो पहला है मुक्त जोड़ मुक्त रूपिम। मुक्त जोड़ मुक्त रूपिम। तो प्रधान जोड़ मंत्री, तो दोनों जुड़ करके हो जाएगा प्रधानमंत्री। राज जोड़ कुमार, तो हो जाएगा राजकुमार। धर्म जोड़ वीर, धर्मवीर,
दूसरा है मुक्त जोड़ बद रूपी। इसमें सुंदर सुंदर जोड़ ता सुंदरता, लेख जोड़ अक लेखक, कथ जोड़ आ कथ जोड़ आ कथा, बद्ध जोड़ मुक्त रूपीम पद जोड़ मुक्त रूपीम। इसमें अ जोड़ ज्ञात अज्ञात, सु जोड़ पुत्र सुपुत्र, बे जोड़ शर्म बे जोड़ शर्म बेशर्म, बद्ध जोड़ बद रूपीम। इसमें जो है वी जोड़ ज्ञ विज्ञ। बद रूपीमों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बद रूपीम को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रत्यय, दूसरा है शून्य रूपीम, तीसरा है रिक्त रूपीम, चौथा है संपृक्त रूपीम। तो इसका पहला है प्रत्यय। प्रत्यय को जान लेते हैं। प्रत्यय वे बद रूपीम है। प्रत्यय वे बद रूपीम है जो किसी शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। किसी भाषा की शब्द निर्माण प्रक्रिया का एक हिस्सा होती है। प्रत्यय जो है वह बद रूपीम है और जो किसी शब्द के साथ जुड़कर के नए शब्द का निर्माण करते हैं। किसी भी भाषा की शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ये भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं या इनकी हिस्सा होती है। किसी मूल शब्द यानी मुक्त रूपी में जुड़ने वाले स्थान के आधार पर इनके 3 प्रकार होते हैं। किसी मूल शब्द में जुड़ने वाले स्थान के आधार पर इनके 3 प्रकार होते हैं। पहला है पूर्व प्रत्यय। वे बदरूपीम जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे पूर्व प्रत्यय कहते हैं। पूर्व प्रत्यय जो है वे बदरूपीम हैं जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर या पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे पूर्व प्रत्यय कहते हैं। इसे उपसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग उपसर्ग के नाम से भी जानते हैं, जैसे अ जोड़ ज्ञान अज्ञान, सु जोड़ पुत्र सुपुत्र आदि। इसमें अ और सु पूर्व प्रत्यय यानी उपसर्ग है। दूसरा मध्य प्रत्यय। वे बदरूपीम जो किसी मूल शब्द के मध्य में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें मध्य प्रत्यय कहते हैं। मध्य प्रत्यय वे बदरूपीम है जो किसी मूल शब्द के मध्य में यानी बीच में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे मध्य प्रत्यय कहते हैं। मध्य प्रत्यय सभी भाषाओं में नहीं पाए जाते हैं। ये जो मध्य प्रत्यय है वह सभी भाषाओं में नहीं पाए जाते हैं। संथाली भाषा में मध्य प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये जो मध्य प्रत्यय है यह संथाली भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे मंझी यानी मुखिया, मंझी को मुखिया कहते हैं। तथा म जोड़ पन स्वर जोड़ झी म पंझी अर्थात मुखिया लोग। यहाँ मंझी मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है मुखिया, लेकिन इसमें पन स्वर मध्य प्रत्यय जुड़ने पर न या शब्द मपंझी बनता है जिसका अर्थ होता है मुखिया लोग। अरबी भाषा में भी मध्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से जो है अरबी भाषा में भी मध्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
तीसरा है पर प्रत्यय। वे बदरूपीम जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर शब्द रूपों का निर्माण करते हैं पर प्रत्यय कहलाते हैं। पर प्रत्यय वे पदरूपीम जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ करके शब्द रूपों का निर्माण करते हैं उसे पर प्रत्यय कहते हैं। पर प्रत्यय को केवल प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। पर प्रत्यय को केवल प्रत्यय के भी नाम से जाने जाते हैं, जैसे मानव जोड़ता मानवता, दान जोड़ ई दानी। यहाँ मानव और दान मूल शब्द हैं जिसमें ता और ई प्रत्यय जोड़े गए। दोस्तों यहाँ जैसे में मानव जोड़ता मानवता है, इसमें दान जोड़ ई दानी। यहाँ पर मानव और दान मूल शब्द हैं और ता जोड़ ई ये दोनों प्रत्यय जुड़े हुए हैं। तीसरा है शून्य रूपीम। अगला है शून्य रूपीम। जिन शब्दों में हमें किसी रूपीम की भौतिक सत्ता दिखाई नहीं देती है उसे शून्य रूपीम कहते हैं। शून्य रूपीम जिन शब्दों में हमें रूपीम की भौतिक सत्ता नहीं दिखाई पड़ते हैं उसे शून्य रूपीम कहते हैं। जब वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे कोई न कोई रूप साधक प्रत्यय या रूपीम अवश्य लगा रहता है, क्योंकि बिना प्रत्यय लगाए शब्द पद की कोटि में नहीं आ सकता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग किए जाते हैं तो उनमें कोई न कोई रूप साधक प्रत्यय या रूपीम अवश्य लगे रहते हैं, क्योंकि बिना प्रत्यय लगाए शब्द कोटि में नहीं आ सकता है। जैसे में जो है जैसे लड़का, बच्चा आदि इनके उदाहरण हैं। शब्दों में ए ओ औ आदि प्रत्ययों का प्रयोग के साथ वाक्य में प्रयोग मिलता है, लेकिन इन्हीं शब्दों का प्रयोग बिना किसी प्रत्यय के भी मिलता है। ए ओ औ जो प्रत्यय ये जो प्रत्यय हैं इनके योग के साथ वाक्य में प्रयोग मिलता है, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ शब्दों का प्रयोग बिना किसी प्रत्यय के साथ भी मिलता है। जैसे लड़का घर जाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त लड़का शब्द कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है और वाक्य में प्रयुक्त शब्द न रहकर पद बन जाता है, क्योंकि शब्द और पद में मुख्य रूप से यही अंतर किया जाता है। जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह पद कहलाता है, अर्थात शब्दों के साथ शब्द संबंध के द्वारा पदों का निर्माण किया जाता है। इस तरह प्रकारिक की दृष्टि से इन्हें मैं भी रूपीम उपस्थित है, लेकिन अभिव्यक्ति के स्तर पर वह शून्य होता है। शून्य रूपीम लगकर ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते ही क्षमता प्राप्त करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह प्रकार की दृष्टि से इन शब्दों में भी रूपीम उपस्थित हैं, लेकिन अभिव्यक्ति के स्तर पर वह शून्य होता है और शून्य रूपीम लग करके ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं।
इसके अलावा उनके शब्दों का एक वचन से बहुवचन रूप बनाने में भी शून्य रूपिम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी अनेक शब्दों को एक वचन बनाने के लिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए शून्य रूपिम का प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण है कि एक वचन और बहुवचन को कैसे बनता है। पेड़, पेड़ एक वचन, पेड़ जोड़ प्रत्यय पेड़ हो रहा है। आदमी, आदमी, आदमी जोड़ प्रत्यय आदमी बन रहा है। नमक जोड़ नमक जोड़ प्रत्यय, यहाँ पर प्रत्यय शून्य दिख रहा है। इन शब्दों में एक वचन और बहुवचन दोनों रूप समान है, परंतु यह केवल स्वरूप के स्तर पर समान है। इनके बहुवचन रूपों में शून्य रूपिम लगा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों इन शब्दों में एक वचन और बहुवचन दोनों रूप समान दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पर केवल स्वरूप के स्तर पर समान है। इसके बहुवचन रूपों में शून्य रूपिम लगा हुआ है। तीसरा, रिक्त रूपिम। ऐसे रूपिम जो शब्द के बीच में रिक्त स्थान की पूर्ति करने का काम करते हैं उन्हें रिक्त रूपिम कहते हैं। रिक्त रूपिम वे रूपिम है जो शब्द के बीच में रिक्त स्थान की पूर्ति का काम करते हैं, बीच में खाली स्थान को भरने का काम करते हैं, उन्हें रिक्त रूपिम कहते हैं। अंग्रेजी में कुछ शब्दों के बहुवचन रूप बनाने के लिए अन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में जो है कुछ शब्दों के बहुवचन को बनाने के लिए अन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑक्स में ईएन लगाने से ऑक्सन बनता है, लेकिन जब चाइल्ड शब्द का बहुवचन बनाते हैं तो चाइल्ड में चाइल्ड तथा ईएन के बीच आर रूप आ जाता है। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन, चाइल्ड जोड़ आर जोड़ ईएन। इस प्रकार शब्द और प्रत्यय के बीच रिक्त स्थान को भरने के लिए जिन ध्वन्यात्मक रूपों का प्रयोग किया जाता है वे रिक्त रूपिम कहलाते हैं। यहाँ पर दोस्तों चिल्ड्रन में आर के रिक्त स्थान को भरने का काम कर रहा है, जो कि आर रिक्त रूपिम है। चौथा है संपृक्त रूपिम। वह रूपिम जो अकेले ही एक से अधिक अर्थ प्रदान करता है संपृक्त रूपिम कहलाता है। संपृक्त रूपिम वह रूपिम है जो अकेले ही एक से अधिक अर्थ को प्रदान करते हैं, वे संतृप्त रूपिम कहलाते हैं। रूप साधक प्रक्रिया के अंतर्गत जब किसी शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ने पर उसकी व्याकरणिक कोटियों में परिवर्तन होता है तो उसे उसके माध्यम से एक से अधिक सूचनाएं प्राप्त होती है। जैसे की बात करें तो यहाँ कपड़ा जोड़ एक कपड़े शब्द में ए बहुवचन के अतिरिक्त पुल्लिंग होने का भी संकेत देता है। यहाँ पर कपड़ा में ए जोड़ने से कपड़े बनते हैं और इसमें ए बहुवचन के अतिरिक्त या पुल्लिंग होने का भी संकेत करते हैं या देते हैं। नीचे रूपिम के वर्गीकरण को रेखाचित्र के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर दोस्तों रूपिम को दो भागों में बांटा गया है, मुक्त रूपिम और बद्ध रूपिम। उसके बाद बद्ध रूपिम को भी चार भागों में बांटा गया, प्रत्यय, शून्य रूपिम, रिक्त रूपिम और संपृक्त रूपिम। और प्रत्यय को तीन भागों में बांटा गया है, पूर्व प्रत्यय, मध्य प्रत्यय और पर प्रत्यय। बद्ध रूपिम को ही प्रकार के आधार पर हम दो भागों में वर्गीकृत किया गया है।
बदरूपीम को ही प्रकार के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो बदरूपीम को दो भागों में बांटा गया। वो पहला है व्युत्पादक रूपीम और दूसरा है रूप साधक रूपीम। तो दोस्तों ये था रूपीम के प्रकार। और दोस्तों रूपीम को हम लोग कैसे पहचाने यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो रूपीम को पहचान करने के लिए रूपीमों की पहचान एवं उनके पृथक्करण करने के लिए नायडा द्वारा 6 सिद्धांत दिए गए हैं। दोस्तों यह रूपीम को पहचानने के लिए नायडा द्वारा 6 सिद्धांत को दिया गया है। उन्होंने माना कि इनमें से कोई भी सिद्धांत स्वयं में पूर्ण नहीं है। इन सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार समझ सकते हैं। इन्होंने यह भी माना है कि इन सिद्धांत में स्वयं में पूर्ण नहीं है। और इन सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार से जान सकते हैं। पहला सिद्धांत है वे सभी रूप जिनके कहीं भी आने पर उसमें समान आर्थी विभेदकता और उनका स्वनिमिक रूप हो, एक रूपीम का निर्माण करते हैं। पहला जो सिद्धांत है कि वे सभी रूप जिनके कभी भी आने पर उन्हें समान आर्थी विभेदकता और उनका स्वनिमिक रूप हो, एक रूपीम का निर्माण करते हैं। दूसरा सिद्धांत है ऐसे रूप जिनमें समान आर्थी विभेदकता हो परंतु उन अपने स्वनिमिक स्वरूप जैसे घटक स्वनिम अथवा उनका क्रम में भिन्न हो, एक रूपीम की रचना करते हैं, बशर्ते कि इन अंतरों का वितरण स्वयं प्रक्रियात्मक रूप में परिभाष्य हो। और तीसरा सिद्धांत है समानार्थी विभेदकता युक्त वे रूप जिनका स्वनिमिक रूप इस प्रकार भिन्न होता है कि उनके वितरण को स्वप्रक्रियात्मक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सके। कतिपय प्रतिबंधों के साथ परिपूरक वितरण में होने पर एक रूपीम की रचना करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको रूपीम को पहचानने का नियम भी बता दिया, रूपीम के प्रकार को भी बताया। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आने वाला होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही।